नमस्ते। स्वराज झाई, इसमें स्वागत है आपका। इसके पहले मैंने जो है भारत के संविधान से संबंधित मैंने एक लेक्चर किया हुआ है जो संभावित प्रश्नों को लेकर के। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है 22 फरवरी 2026 को होने वाली है, तो उसको ध्यान में रख करके जो है मैं भारत के संविधान और राज्यव्यवस्था से संबंधित कुछ जो संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं उसका एक सीरीज मैंने प्रारंभ किया हुआ है। और उसमें मैंने ऑलरेडी जो है एक लेक्चर किया हुआ है और उसी क्रम में ये दूसरा लेक्चर है। और मेरा प्रयास ये है कि भारत के संविधान के जो सभी जितने भी डायमेंशन है उसके उन सबको कवर करते हुए, और विशेष रूप से जो 2025 में, मतलब अगर देखा जाए तो जनवरी 2025 से लेकर के इस तरफ दिसंबर तक के जो पूरे फ्रेस में ही है, या फिर जनवरी तक को भी हम साथ में लेंगे, तो उसमें संविधान से संबंधित कोई भी अगर प्रावधान जो सुर्खियों में रहे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रख करके, और जो वर्तमान में सीजीपीएससी की जो प्रश्न किस प्रकार से उससे बदलती प्रवृत्ति है उनको ध्यान में रख करके मैंने ये लेक्चर सीरीज प्रारंभ किया हुआ है। और मुझे जो है करीब 14 वर्षों का पढ़ाने का जो अनुभव है, और साथ में कह मुझे खुद अपनी तैयारी की प्रक्रिया में, यूपीएससी की तैयारी की प्रक्रिया में, सीजीपीएससी की प्रोसेस में करीब करीब मैंने 20 वर्ष से लगभग समय दिया है इसको। वो अब उसके बाद जो है मैं अपने अनुभव से जो है इस प्रश्न को जो है मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। और उसके बाद में मैं किस तरह से संविधान को सोचता हूँ और संविधान को एक्चुअल हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और इससे जो है 8 से 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं कभी कभी, और कभी हो सकता है कि 7 से 8 प्रश्न पूछे। मगर उसके बावजूद जो है हर एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको और जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को सीधे तौर पर उनको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी तक पहुंचाता है। तो एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर देते हैं, और जानते हैं इसमें जो है 0.25 से भी हम बाहर हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने से। तो हमें हर एक प्रश्न को इस तरह से समझना है कि वो सीधे तौर पे आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने वाला है, कोई डीएसपी बनाने वाला है। उसी मंशा से जो हमें ये हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। अब उस गंभीरता से अगर मान लो लेकर के अगर मान लो हम प्रश्न सॉल्व करें, तो हर एक प्रश्न की जो मूल्य है वो हमें समझ में आता है। तो स्वाभाविक रूप में अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से गहराई से समझ पा रहे हैं, आप खुद की जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको संविधान से प्रश्न जो 8 से 10 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, तो उनको किसी प्रश्न को छोड़ने की स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल होते हैं। ये संविधान को थोड़ा ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैं संविधान में बहुत सारी बातों को साथ में बताता भी चले जाऊंगा। और जो क्वेश्चन लिया हूं इसमें मैंने, वो पूरे संविधान के लगभग सभी दायरे को कवर किया है। अब इसमें जो है जैसे कि मैंने प्रश्न जो है इसके पहले मैंने जो है 20 प्रश्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब उसके बाद इसमें जो है मैंने 21 प्रश्न, और इसमें प्रश्न थोड़ा सा जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स से भी आएगा, थोड़ा जटिल होगा। मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, कि जैसे कि आजकल पीएससी में जिस तरह से कथन कारण वाला प्रश्न पूछते हैं, उसमें उसमें अलग अलग 2-3 स्टेटमेंट देते हैं, उनको बनाकर प्रश्न पूछ देते हैं, उस तरह से ये। तो उसी क्रम में जो है जैसे कि 21वें प्रश्न इनमें 20 प्रश्न मैंने पहले लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ 21 प्रश्न इनमें ये। तो अब यहाँ जो प्रश्न है हमारे सामने, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से इनको प्रश्नों को पूछ पढ़ करके उनको जवाब देते चले जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे इसको आप उसको उसको कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर उसमें मुझे दे सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न क्या है, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है। देखो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि संविधान में कुल मिलाकर के जो है 12 अनुसूची है अभी वर्तमान में। पहली अनुसूची में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुसूची 2 में जो है उसमें सब कुछ संवैधानिक जो प्राधिकारी है उनके वेतन भत्ते से संबंधित है। और उसमें तीसरी अनुसूची में जो है शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है अलग अलग राज्यों के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची, इनका संबंध जो है जनजातीय और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा हुआ है कि संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। देखो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों की बात करता है जहां पर जिनको भारत के राष्ट्रपति ने जो है जिनको भारत के राष्ट्रपति ने जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, अनुसूचित क्षेत्र, तो एक प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो किसके पास में है, भारत के राष्ट्रपति के पास में। अब भारत के राष्ट्रपति जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, कुछ बेसिक मापदंड है उनके बेसिस पर घोषित कर देते हैं। तो उसके प्रशासन के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान है।
तो छठवीं अनुसूची की जो प्रावधान है विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र प्लस जो जनजातीय जिले हैं, जनजातीय जिले, और किनकी बात कर रहे हैं ये, इसमें 4 राज्य सम्मिलित है। नंबर 1 में इसमें असम राज्य सम्मिलित है, नंबर 2 में इसमें जो है मेघालय वाले क्षेत्र सम्मिलित है, और नंबर 3 में इसमें जो है त्रिपुरा सम्मिलित है, और नंबर 4 में जो है इसमें मिजोरम, मिजोरम। ये 4 राज्य जो है छठी अनुसूची में जो अनुसूचित और जो जनजातीय जिले हैं उसके प्रशासन से संबंधित है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रावधान है प्रशासन उस अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि सामान्य क्षेत्र नहीं है यहाँ, तो यहाँ तक हम पंचायत के प्रावधान को सीधे लागू भी नहीं कर सकते। उसमें पंचायत के कुछ प्रावधानों को जो है विस्तार करना होता है, उनको बदलाव के साथ में लागू करते हैं, और ऐसा लागू करने के लिए हमने संसद ने एक अधिनियम पंचायत के प्रावधान को थोड़ा सा बदलाव रूप में किया है, उसको बोलते हैं पेशा कहते हैं। 1996 का जो अधिनियम है उसमें पंचायत PESA 1996, ठीक है, जिनको बोलते हैं इन शॉर्ट बोलते हैं पेशा, पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज 1996 का जो अधिनियम है। तो हम तो यहाँ पर पंचायत के प्रावधान को भी लागू नहीं कर सकते, इसीलिए संविधान में बहुत विशेष प्रावधान दे रखा है 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ करके, और 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को लेकर के। प्रश्न हमारे इसी के लिए रहेंगे कि किन राज्यों में, तो किन राज्यों को मतलब कौन सा, ये चारों राज्यों को बहुत ध्यान में रखना है। और चूंकि इस बात को भी अच्छे ध्यान में रखना है कि छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है उस तरफ लद्दाख में लेकर, लद्दाख में जो है छठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, इस बात को लेकर के उसने बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। जिन कुछ लोग जेनजी जैसे कुछ शुरुआत में मान रखे थे, उसमें सोनम वांगचुक अभी भी जेल में थे उस समय, जानते हैं ऑलरेडी। तो इस छठी अनुसूची का मुद्दा जो है बहुत सुर्खियों में रहा है पूरी साल भर, तो ये इस बात को ध्यान में रखना है। तो छठी अनुसूची और संबंध के प्रावधान को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये जो है छठवीं अनुसूची में संविधान के, और उसमें 4 राज्य संबंधित है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। अब प्रश्न यहाँ पर है, देख सकते हैं इनमें बहुत आसानी से, तो उत्तर क्या होगा हमारा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ तो जो है बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो उत्तर क्या होगा हमारा डी। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया ऐसा लग रहा है, मगर हमें प्रश्न से मतलब है, नंबरिंग से मतलब नहीं है। हालांकि सब मैंने खुद किया है, मगर हो सकता है कि मुझसे गलती हुई, तो उसमें मैं उसके लिए सॉरी भी कहता हूं, पर प्रश्न से हमें मतलब है, इस बात को अच्छे से समझना है हमें। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। देखो संविधान में जो है अभी तक तो जो मैंने बताया कि एक तो पहले हिस्सा लेक्चर 1 में जो कवर किया है मैंने, संविधान के विकास क्रम, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो रेगुलेटिंग एक्ट से पिट्स एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, उसके बाद पहले चार्टर एक्ट 1793, फिर सेकंड चार्टर उसमें 1813 का, थर्ड चार्टर उसमें 1833 का, अंतिम चार्टर 1753 का, उसके बाद भारत शासन अधिनियम है 1858 का, फिर 3 सहयोग की नीति के अंतर्गत 3 उसमें अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 सहयोग की नीति के अंतर्गत। उसके बाद उत्तरदायी सरकार के गठन के परिप्रेक्ष्य में जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1919, उसके फाइनली जो है 1935 का अधिनियम, और उसके बाद फिर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1948। तो ये तो कहते हैं संविधान के विकास का क्रम में अलग अलग अधिनियम पारित हुए हैं। ठीक, ये हो गया। फिर संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया चली है, उसके बाद फिर इसी क्रम में जो है अलग अलग समिति का गठन भी किया संविधान सभा में, और उन सब ने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के हमने अपना संविधान बनाया, और संविधान को फाइनली हमने बनाया तो उसमें संविधान के उद्देश्य का भी बनाया, और संविधान में उसमें अलग अलग भाग और उनके अलग अनुसूची, और उनको फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, मतलब कानूनी दर्जा दिया, और उनको हमने स्वयं को संविधान को सौंप दिया 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान को अंगीकृत करने का, स्वीकार करने का दिन था, मगर संविधान को फाइनल में लागू कब किया पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को। तो एक प्रकार से संविधान की प्रारंभ की तिथि मतलब कब है, वो 26 जनवरी 1950 है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो संविधान की उसका तो विशेषताएं भी होती है संविधान में, उसके बाद फिर उसके जो विशेषताएं हो गया, विशेषताएं के बाद उसमें अनुसूची है, भाग है, उनके 7वीं अनुसूची संबंधित जो अलग अलग विषय वस्तु है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, और साथ मैंने प्रश्न बनाया भी है। तो अब उसके बाद संविधान के भाग 1 और भाग 2। तो संविधान के भाग 1 में जानते हैं, संविधान के भाग 1 में जानते हैं कि भाग 1 में क्या है, इसमें संघ,
और उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इसके राज्य क्षेत्र है। संघ तो एक्चुअली पूरे संघ मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये भारत अर्थात इंडिया की बात कर रही है। भारत अर्थात इंडिया की बात कर, इनकी ही राज्य क्षेत्र की बात कर रही है। अब इसमें अनुच्छेद 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का राज्य क्षेत्र है, संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश, इसमें नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में, नाम में, उसे परिवर्तन से संबंधित है। और इसी से संबंधित हमारा ये प्रश्न है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है ये कह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 1 में क्या है। जैसे मैंने बताया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो संघ मतलब किसके, हम भारत संघ की बात कर रहे हैं। भारत संघ का मतलब क्या है? भारत अर्थात इंडिया कैसा है? राज्यों का संघ है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन है, ये संघ है, ये परिसंघ नहीं है। कहीं पर संविधान में परिसंघ शब्द उपयोग नहीं किया गया है। ये राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का फेडरेशन नहीं है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन नहीं है, राज्यों का संघ है। स्टेट्स ऑफ यूनियन, ये इसकी बात कहता है। ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, इससे संबंधित है, अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, जैसे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण कैसे, छत्तीसगढ़ के निर्माण कैसे? इसी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो इसी से संबंधित प्रावधान के, चूंकि इसमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया ना, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिनको नियत तिथि पर भारत सरकार ने लागू किया 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और उसी को हमने जो है अभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना, अपनी गठन के जो है 25 वर्ष पूरा किए हैं हमने। तो स्वाभाविक है अनुच्छेद 3 तो बहुत सुर्खियों में आना तय था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 वर्ष पूरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को भी देखने की आवश्यकता है। और इनके साथ में जो है हमें अनुच्छेद 3 को भी देखने की आवश्यकता है कि इसमें क्या कैसे प्रावधान है नए राज्यों के गठन के लिए। तो इसको बिल्कुल देख लेना चाहिए, प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है जैसे कि राज्यों का गठन या राज्यों का पुनर्गठन या किसी नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना, ये सब केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद ही कर सकता है। अब इसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कह रहे हैं कि नए राज्यों का गठन संभव है, संसद ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो कानून बनाकर ऐसा कर सकता है। अब कानून बनाने के लिए कोई विशेष संविधान संशोधन विधेयक की भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सामान्य साधारण जो कानून होते हैं, जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं, ऐसे कानून बना करके किसी भी राज्य को पुनर्गठित करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है। जैसे कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो पूरे राज्य था, उनको संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। हालांकि ऐसा अपवाद स्वरूप हुआ है, मगर साथ में जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र है, तो एक दो संघ राज्य क्षेत्र हुआ करता था, उनको एक ही संघ राज्य क्षेत्र बना दिया। तो ऐसे कौन कर सकता है? सब कुछ संसद कर सकता है। क्यों? क्योंकि राज संघ जो है अपने राज्य क्षेत्र को, संघ मतलब भारत संघ ने अपने राज्य क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उन्होंने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा है। तो ये तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटे हुए ना। तो पहले इसीलिए क्या है, राज्यों की संख्या, संघ राज्य क्षेत्र की संख्या एक कम ज्यादा होता रहता है। इसको देखे होंगे पहले 2019 से पहले कितने 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, मगर अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमें इस तरह से समझना है, संविधान को हमें इसी प्रकार से समझना है एक्चुअल में ये। तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करके, जैसे कि मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया, उनका क्षेत्र में सीमाओं को बदलाव किया, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके स्वाभाविक बदलाव हुआ था। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में नहीं है। तो संसद जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सब कुछ कर सकता है, मगर डी ये अनुच्छेद 3 में नहीं, बल्कि ये एक्चुअली किस में है? अनुच्छेद 2 में है। और ये तीनों बातें किस में है? ये अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 1 में मैंने क्या बताया?
संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जिनमें अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और उसके राज्य वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। इस तरह के प्रावधान है इसमें। इसी में जो है संघ का राज्य क्षेत्र है और उसी में क्या है भारत का राज्य क्षेत्र। ये सब अनुच्छेद, ये सब भाग 1 में है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 का विषय है और ये भाग 1 है और उसका ये विषय, इनको विषय कहते हैं। और ऐसे जो है भी प्रश्न पूछते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में। तो भाग 2 में तो जानते हैं नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में संघ के बारे में है और भाग 7 में जो है भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में है। और 7 में तो कुछ है ही नहीं है। देखो ऐसे करके मैं जो है हर लेक्चर में जो है कॉमन जो चीजें हैं उनको मैं याद कराते जाऊंगा, मैं अनुच्छेद को भी याद कराते जाऊंगा मैं। और ऐसा करते कम से कम जो है मैं जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को वो, ठीक है। उसमें कम से कम एग्जाम में अगर पूछते हैं और मुझे लगता है कि हाँ कोई अनुच्छेद को और याद करने की आवश्यकता है जो पूरे वर्ष में सुर्खियों में रहा है, जैसे कि अनुच्छेद 143, ये पूरे साल भर अप्रैल के बाद से सुर्खियों में रहे। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति जो प्रश्न पूछे थे उसमें सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सलाह भी दिया था। तो ये जो है प्रश्न, तो ऐसे अनुच्छेद को भी याद करवाऊंगा मैं। तो ये तो है। अभी उसके उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें ये भी जो है वल्लनरी है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद, जैसे मैंने बताया अभी अनुच्छेद 1 की बात कर रहा था मैं, ये भाग 1 की ही है। प्रथम अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 1 की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 1 मतलब किस भाग की बात कर रहा है, ये भाग 1 की बात कर रहे हैं। और भाग 1 में क्या बताया मैंने, इसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये उसके बारे में है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है ये। तो इसमें बताया था मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 में क्या है, यही बातें हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है। और 4 में तो ऐसा कहा गया है कि इसमें जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत अगर मान लो कोई कानून बनाता है संसद, तो उनको संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए मध्य प्रदेश का जब हमने पुनर्गठन किया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, तो उसमें संविधान में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी है इस तरह से। तो ये क्या है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत किस प्रकार का देश है इसको बताने का जो तरीका है, एक तो क्या है कि संविधान का जो उद्देशिका है, तो संविधान की उद्देशिका में क्या बताया है कि भारत किस प्रकार का देश है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणराज्य है। ये भारत की प्रकृति है, ये भारत का स्वरूप है, ये भारत का नेचर है, ये भारत का मूल है। भारत इस तरह का देश को अपना लक्ष्य मान के बना रहा है। विकसित भारत तो एक थोड़ा कुछ समय के लिए टारगेट है, मगर संविधान में तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बना रखा है कि भारत को कैसा बनाएंगे। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो अब ये तो हो गया भारत में, भारत का स्वरूप किस प्रकार से हो, नेचर किस प्रकार से होगा, मगर इस भारत की जो शासन व्यवस्था कैसा होगा, इसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार का होगा, इसकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की होगी, इसका उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। वो राज्यों का समूह नहीं होगा, राज्यों का फेडरेशन नहीं होगा। फेडरेशन का मतलब होता है संघीय, जिनको परिसंघ भी कहते हैं, जिनको संघात्मक भी कहते हैं। तो भारत क्या है, वो राज्यों का समूह नहीं है, ग्रुप्स ऑफ स्टेट नहीं है, राज्यों का फेडरेशन, उसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट से नहीं है, यहाँ राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का महासंघ भी नहीं है। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ, महासंघ कहाँ जिनको जिनको बोलते हैं महासंघ, तो ये भी नहीं है। यहाँ क्या है, राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब यहां पर जो है दो इकाई है, एक राज्य है और दूसरा क्या है, संघ है।
संघ ने जो है, संघ हमने बनाया है और संघ ने अपने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से राज्यों को बनाया है। इसीलिए जो है राज्य का पुनर्गठन करना होता है तो उसमें राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र किसका है? वो संघ का क्षेत्र है, भारत संघ का क्षेत्र है। इसीलिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्यों की सहमति हो और नहीं हो तो भी जो है उनको बनाया जा सकता है। अब ये तो हो गया इसमें, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा हमारा? डी। तो भारत की राजनीतिक प्रणाली के माफ कीजिएगा, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें भारत है क्या? भारत क्या है? एक संघ है, भारत परिसंघ नहीं है। हालांकि हमने शासन व्यवस्था में हमने संघ भी है हमारे पास में और राज्य भी है, और शासन की सुविधा के लिए हमने संघ और राज्यों के बीच में हमने शक्ति का विभाजन किया है, विधायी विषयों का विभाजन किया है, वित्तीय विषयों का हमने विभाजन किया है, कई मामलों में विभाजन किया है। मगर न्यायिक मामलों में कैसा है हमारा? वो संघ ही है, एकात्मक है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें? डी। ये हो गया 21वें प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें, भारत में एक नए राज्य सृजन करने वाले विधेयक को किस मत से पारित होना अनिवार्य है? देखो, अब ये यहां पर किसकी बात कर रहा है? ये नए राज्यों के निर्माण से संबंधित बात कह रहा है। और नए राज्य के निर्माण से संबंधित प्रावधान मैंने अभी बताया कि ये संविधान के जो है अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। और नए राज्य के गठन वाला है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किसमें है? वो अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? इसमें 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और उसमें क्या है? स्थापना। तो जब भी कोई नए राज्य गठन होता है तो या तो जो है उनका प्रवेश करवा के भी कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, या तो उनका हम स्थापना करके भी जो है नए राज्य गठन कर सकते हैं, या फिर जो है नए राज्यों का जो है निर्माण करके भी। निर्माण करने का मतलब क्या है कि पुराना कोई अगर मान लो राज्य हमारे पास में है, उनको हमने पुनर्गठित किया, उससे नए राज्यों का निर्माण किया। तो ये किसमें? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और इसी में प्रक्रिया दे रखा है, इसी में प्रक्रिया दे रखा है। प्रक्रिया का मतलब एक प्रकार से क्या है, जब भी हम नए राज्य को अगर गठन करना है, नए राज्यों का अगर गठन करना है तो इसके लिए कितने प्रक्रिया हो गया? 3 प्रक्रिया। एक उसमें प्रवेश की प्रक्रिया हो गया, दूसरे इसमें इसमें स्थापना का प्रक्रिया हो गया, और तीसरा कौन सा है इसमें? निर्माण का। तीसरा कौन सा है? निर्माण का। अब निर्माण वाले में मतलब कौन सा? अनुच्छेद 3 में, और इसमें ही प्रावधान दे रखा है कि कैसे हम नए राज्यों को गठन करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? कुछ किस मत से पारित होना चाहिए? सभा के जब कोई निर्णय लेंगे तो संसद में क्या होगा? उस पर विचार विमर्श होगा, और उसी प्रक्रिया में क्या होता है, जब विचार विमर्श होने के बाद में उनको कानून बनाना, तो फाइनली क्या होता है, उस पर मतदान भी हो सकता है, मतदान होता भी है उसमें। अब मतदान का मतलब क्या है? अब उसमें बहुमत, तो सामान्य बहुमत, जितने लोग उपस्थित हुए हैं और उनमें से जितने मतदान किया उनका जो है बहुमत। बहुमत का मतलब क्या है? आधे से अधिक लोगों की सहमति। मगर एक में उसमें क्या होता है? विशेष बहुमत भी होता है। विशेष बहुमत मतलब क्या कि जितने लोग उपस्थित हुए हैं, कुल उस सदन का जो जितना कुल कुल सदस्य है, और उनमें उसमें से जितने लोग उपस्थित हुए, तो सदन के कुल सदस्य का जो है बहुमत होना चाहिए, प्लस जितने उपस्थित हुए हैं और जो मतदान किए हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है, यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे? नए राज्य सृजन करने के लिए विधेयक को जो है किस मत से पारित होना चाहिए? भाई इसमें बहुत सामान्य है। नए राज्य के गठन से संबंधित प्रक्रिया बेसिकली क्या है? वो प्रशासनिक प्रक्रिया है। देखा जाए तो प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार से राज्यों का गठन और पुनर्गठन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 बहुमत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सामान्य होता है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नए राज्यों को गठन की प्रक्रिया जो है बहुत आसान है। एक विधेयक जो है गृह मंत्रालय में तैयार किया जाता है, उस विधेयक को संसद के कोई भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल लोकसभा में पेश करना है, कोई भी सदन में प्रस्तुत करना होता है। मगर हाँ ये है कि उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले जिस राज्य के राज्य क्षेत्र में उनका प्रभाव आने वाला होता है, उस संबंधित राज्य को उस विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा कुछ निश्चित समय दे करके उनको भेज दिया जाता है विचार करने के लिए। उसमें विचार अगर मान लो नहीं किया तो उनको थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाता है। मगर उस समय में भी अगर मान लो विचार नहीं किया तो उनको वापस मंगवा करके
संसद में किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक अगर मान लो एक सदन से पारित हो गया तो अगले सदन में जाता है, अगले सदन पारित हुआ तो वहां राष्ट्रपति जाता है, राष्ट्रपति उनको अनुमति दे दिया और भारत की राजपत्र ने उस प्रकाशित कर दिया, तो फाइनली जो है नए राज्य के गठन की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये जो है अनुच्छेद 3 में दे रखा है इस तरह का। अब इसमें उत्तर हमारा क्या है, उसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत साधारण बहुमत की आवश्यकता। उत्तर क्या आएगा इसका? सी। अगला प्रश्न, 1953 में गठित पहले राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? देखो ये एक्चुअल में भारत के संविधान में जो है, जैसे कि बताया मैंने, अनुच्छेद 3 में प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों के गठन से संबंधित है। देखो मूल संविधान में अगर देखे, मूल संविधान में तो मतलब कब की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं मैं। तो 26 जनवरी 1950 में भारत में जो है 4 प्रकार के राज्य थे। भारत में 4 प्रकार के, का समूह के राज्य, खा समूह के राज्य, गा समूह के राज्य और घा समूह के राज्य, इस तरह के राज्य बटा हुआ था। अभी हमारे पास में क्या है, एक राज्य है और दूसरा क्या है, संघ राज्य है। तो ये एक्चुअल में जो है, ये तो जो है 1956 में ऐसा आया, 1956 में। और 1956 में क्या बना, हमारे पास में दो समूह के राज्य बने, एक राज्य बना और दूसरा क्या है, संघ राज्य बना, संघ राज्य। तो उस समय तो जो है यहाँ पर 14 राज्य थे 1956 में, और यहाँ पर जो है उसमें 6 संघ शासित प्रदेश थे। मगर अभी वर्तमान की स्थिति में जानते हैं कि जो राज्य कितना हमारे पास में है, 28 राज्य है, और संघ राज्य क्षेत्र कितना है हमारे पास में, तो 8 है वर्तमान स्थिति में, की स्थिति है। मगर एक्चुअली परिवर्तन जो है बहुत अलग अलग लंबे समय में आए हैं। मूल संविधान के जब निर्माण किया जा रहा था उसी समय, ये मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर, इसको ऐसा समझना है। अभी वर्तमान स्थिति हमारी ये है। तो एक्चुअल में जो है सबसे पहले मूल संविधान, जब संविधान सभा में जब बनाया जा रहा था उस समय एक जो है धर आयोग का गठन किया गया था, कि धर आयोग का, ये 1948 की बात कर रहा हूं मैं, 1948 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक धर आयोग बनाया गया था, इसके धर उसकी अध्यक्षता किया था, इसलिए धर आयोग बनाया गया था। ये राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान किस प्रकार से करना चाहिए, क्या भाषा के आधार पर हमें राज्यों को गठन करना चाहिए कि नहीं गठन करना चाहिए। हालांकि धर आयोग ने जो है भाषा के आधार पर राज्य गठन करने से उसने मना किया था, इनकार कर दिया था। बाद में जो है एक जेपीसी कमेटी बनाया गया था। जेपीसी, जेपीसी मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और ये जवाहरलाल नेहरू, और उसमें जेपीसी कमेटी मतलब उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसमें पट्टाभी सीतारमैया थे, और साथ में उसमें सरदार पटेल, वल्लभ भाई, जेपीवी समिति कहते हैं एग्जैक्टली इनको, वल्लभ भाई पटेल, जेपीवी समिति। तो जेपी मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, और उसमें पट्टाभी संविधान सभा मेंबर थे, और वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ पटेल, इसलिए उनको जेवीपी कमेटी कहते हैं। ये एक्चुअल में जो है 1949 में बनाया गया था। इसके बाद जो है, जैसे मतलब बताया कि 4 समूह राज्य बन गया, का वर्ग हो गया, का वर्ग ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। मगर उसके बाद फिर जो है राज्य गठन की मांग भाषा के आधार पर लगातार होते जा रहा था, और इसी क्रम में जो है 1953 में जो है तेलंगाना, 1953 में जो है आंध्र प्रदेश मांग को लेकर के, पहले तो मद्रास प्रांत हुआ करता था उस समय, बड़ा स्टेट था मद्रास करके, तो उससे जो है जो तेलुगु भाषी जो राज्य है उनको अलग किया जाए, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए, ऐसा मांग करके एक आंदोलन शुरुआत किया था, पोट्टी श्री रामलू ने किया था। और दुर्भाग्य से जो है 53 दिनों के उपवास के बाद उसकी मृत्यु हो गया। तो आनंद फानंद भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था, और उसी समय जो है उसने घोषणा कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक पहली बार आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1953 में इसी के अंतर्गत जो है पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसमें कुल मिलाकर इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें फजल अली को उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब पूछ रहे हैं प्रश्न में कि कौन इसमें शामिल नहीं था, इस आयोग में कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो है एक तो फजल अली उसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको फजल अली आयोग भी कहते हैं, पहले राज्य पुनर्गठन आयोग को, जो 53 में गठित हुआ था। अब इसमें इसके ये तो अध्यक्ष हो गया। कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, ये उसके सदस्य हुआ करते थे। के.एम. फणिक्कर भी उसके सदस्य हुआ करते थे। ये पट्टाभी सीतारमैया इसके मेंबर नहीं थे। उत्तर क्या होगा हमारा, डी। और इसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है 1956 में जो है
1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश भी राज्य बना और छत्तीसगढ़ भी उसका हिस्सा बन गया, और कुल मिलाकर के उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। मतलब पहले राज्य पुनर्गठन के बेसिस पर हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित बनाए गए। तो ये जो है पहले पुनर्गठन आयोग। मगर अब 2025 की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, इसीलिए जो है सुर्खियों में भी रहा है कुछ अलग अलग अवसरों में कि भारत सरकार को अब जो है दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके मैंने जो है ये प्रश्न को यहाँ पर डिजाइन कर रखे कि हाँ अभी दूसरे नंबर में है, तो हो सकता है कि पहले नंबर का गठन किस प्रकार से किया था, क्या बेसिक मापदंड थे, इनको जरूर देख लेंगे। प्रश्न यहां से बनने की संभावना है, क्यों? चूंकि ये सुर्खियों में रहा है। ये तो हो गया, तो उत्तर क्या आ गया इसका? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें गलत क्या है इनको देखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तब तक मैं इसमें अब यहां देखिए, पहले स्टेटमेंट देखिए, राज्य के गठन से संबंधित मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इसमें कितने हमारे पास में है? इसमें अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 3 है ये, इसमें ही प्रावधान है। और ये अधिकार किसको दिया है? संसद में दिया है, संसद को दिया। संसद कैसे कर सकता है? विधि बनाकर कह सकते हैं। संसद अपनी विधिक शक्ति का प्रयोग करके जो है राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। संसद संवैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। जैसे कि संवैधानिक शक्ति के, जो संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किसके लिए करता है? संसद संविधान में संशोधन के लिए करता है। तो यहां पर तो सामान्य क्या है? विधि बनाकर, मतलब क्या है? विधिक शक्ति, विधिक शक्ति के प्रयोग करके राज्य का पुनर्गठन करते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है? राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति केवल केवल संसद को प्राप्त है। देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य किसका है? वो तो संघ का राज्य है ना। वो राज्य का जो क्षेत्र है किसका है? वो संघ का राज्य क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है राज्यों को रखना है कि नहीं रखना है, इसका निर्णय कौन करेगा? संसद करेगा। मगर चूंकि संघ राज्यों का संघ है ना, भारत, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो पूरे राज्य को खत्म नहीं कर सकता। कम से कम 2 राज्य तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 राज्य तो होंगे ही होंगे। राज्यों का संघ का मतलब ये है कि ठीक है 28 को जो है 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, मगर 2 से कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों का, तो एक से अधिक राज्य चाहिए चाहिए। तो यहां पर क्या है? और ऐसा करने की शक्ति किसके पास? केवल संसद के पास में है। राज्य की विधानमंडल के पास बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर उनके पास में कोई शक्ति नहीं है। कुछ भी नहीं रोक सकता राज्य को पूरा समाप्त करके, मतलब पूरे राज्य को नहीं, कुछ राज्यों को समाप्त करके उनको नए राज्य में गठित किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और हमें देखना क्या है? गलत क्या है ये देखना है। अब यहां पर क्या है? पुनर्गठन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल सही बात है ये कि संसद में 2 सदन होते हैं। अनुच्छेद 79 में जो है बहुत स्पष्ट मेंशन है कि संसद, राष्ट्रपति और 2 सदन, इनमें राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन, उससे मिलकर बनेगा। आर्टिकल 79 में संसद की गठन की बातें कही गई है। अब इसी में कह रहे हैं कि पुनर्गठन संबंधी विधेयक, जैसे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया था, राइट। और उसी विधेयक को पारित करके जो अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उनको विभाजित करके हमने एक मध्य प्रदेश राज्य नया वाला और छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग, ये गठित किया। किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी सदन, मतलब लोकसभा में भी कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में कर सकते हैं। गृह मंत्रालय सामान्यतः जो है राज्य के पुनर्गठन से संबंधित मामलों को देखता है, गृह मंत्रालय केंद्रीय स्तर में, तो विधेयक तैयार करता है और गृह मंत्री फिर विधेयक प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद फिर सदन में बहस बहस होता है, तो बाकी प्रक्रिया जानते हैं ये। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। पुनर्गठन के लिए विधेयक गृह मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही, जैसे बताया मैंने अभी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये कि डी ऑप्शन इसमें निश्चित रूप से गलत होगा, फिर भी देख लेते हैं ये। तो पुनर्गठन के लिए संविधान संशोधन विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होने चाहिए। देखो यहां पर क्या बात कह रहा है भाई? सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मगर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसी संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं होती है।
क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 4 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी अगर अधिनियम बना रहे हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, तो उनको हम संविधान का संशोधन अधिनियम नहीं कहेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? देखो ये एक्चुअल में क्या पूछ रहा है हमसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता। देखो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है बहुत विवादित भी रहा है, जानते हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। और इसमें संशोधन किया गया है, कुछ समय पहले संशोधन 2019 में संशोधन किया गया, उसके बाद में इनको लागू कर दिया फाइनली हमने। अब लागू कर दिए तो कह रहे हैं कि ये किस राज्य में लागू नहीं है। देखो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000, ऐसे तो नागरिकता अधिनियम हमारे पास में 1955 का एक कानून है, ठीक है। नागरिकता प्राप्ति के लिए उसमें 5 प्रावधान दे रखे हैं और नागरिकता समाप्ति के लिए 3 प्रावधान दे रखा है उसमें, ठीक है। नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 प्रावधान है, जैसे कि जन्म के आधार पर है, उसमें देशीकरण के आधार पर है, पंजीकरण के आधार पर है, ठीक है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 प्रावधान दे रखे हैं ये। और समाप्ति के लिए जो उसमें 3 प्रावधान दे रखा है, या तो जो है उसने स्वेच्छा से समाप्त कर दिया अपनी नागरिकता भारत की, या तो उसने भारत सरकार को बर्खास्त कर दिया, या फिर उसको नागरिकता को छीन लिया। ऐसे भी होता है, 3 तरह का होता है ये। तो नागरिकता अधिनियम, इनका संबंध अनुच्छेद 11 से है कि अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं। उसके अनुपालन में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाए हैं और उसमें कई बार संशोधन किए। तो अंतिम संशोधन किया है 2019 में। अब इसमें प्रावधान किया गया एक्चुअल में प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान को छोड़ करके, पाकिस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है, मतलब इसमें पाकिस्तान के लोग वैसे नहीं, पाकिस्तान को लेकर नहीं, इसमें ऐसा समझ लीजिए में जो मुस्लिम समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, इनको छोड़ करके अगर मान लो कोई पाकिस्तान से या फिर इधर अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से, अगर मान लो कोई बांग्लादेश से कोई भी अगर मान लो वहां से अगर मान लो आता है, तो उनको भारत की नागरिकता का दर्जा दिया जा सकता है। बेसिक कुछ मापदंड है, उनको अगर पूरा करता है तो उनको भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। उसके लिए संशोधन किया गया था। हालांकि इसमें एक स्पेसिफिक डेट भी मेंशन है ये कि इस तिथि से पहले वो भारत प्रवेश किया हो, वो इस तरह से ये। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कह रहे किस राज्य में लागू नहीं होता है। देखो ये एक्चुअली प्रावधान जो है, जो उस तरफ जो बताया मैंने, इसमें जो 6वीं अनुसूची के जो राज्य है, 6ठी अनुसूची के राज्य जिनमें कौन कौन बताया मैंने, असम है, मेघालय है, और उसमें त्रिपुरा है, और साथ में उसमें क्या है, मिजोरम। मिजोरम, ये चारों राज्यों में जो है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम उस समय प्रावधान में लागू नहीं है। तो यहां पर विकल्प कौन सा आएगा हमारा, डी। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम में भी जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान जो है अपवाद स्वरूप लागू नहीं होते हैं। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें, तो अगला प्रश्न इसमें क्या है हमारे पास में, ये अब यहां से थोड़ा सा जो है कूट में प्रश्न है, इस बात को समझना है हमें ये। तो थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा इनको, क्योंकि प्रश्न का दायरा बढ़ गया है। अब इसको थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से, हालांकि मैं भी अगले जब लेक्चर करूंगा इसमें तो इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा मैं इस तक प्रश्न को, क्योंकि बड़े प्रश्न है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से इसमें। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है इसमें, इनको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, पहले इसको प्रश्न को विकल्प देख लेते हैं कैसे बना है इसमें ये, उनके बाद छोटा कर लेंगे इसको। अब इसमें क्या है, जैसे कि इसमें ये इसमें प्रश्न क्या है, इसमें सूची को मैच करना है ये, और ये एक्चुअल में जो है जो संविधान के विकास से संबंधित प्रावधान है उससे संबंधित है ये। अब इसमें जो है सूची 2 दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 करके, अब इसको एक प्रकार से मैच करना है ये। हमें मैच करने से मतलब है, तो इसको हम थोड़ा बड़े में देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी कूट उसमें देख ही लेंगे ये। अब जैसे, अब देखो इस तरह प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है, तो जैसे यहाँ पर क्या देखा है, नियंत्रक परिषद, नियंत्रण परिषद का मतलब क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है। अब देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संविधान के विकास क्रम में अगर देखें तो हमारे पास में कब
एक 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जानते हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। ये पहली बार संसदीय कानून ब्रिटेन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार बनाया था। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मद्रास और बॉम्बे को जो है उससे बंगाल के अधीनस्थ ला दिया था। ठीक है, इस तरह से प्रावधान, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रावधान किया गया था 1773 में। उसके बाद इसी क्रम में 1784 में जो है पीट्स एक्ट पारित किया गया था। पीट्स एक्ट पारित किया था। उसके बाद 1793 में जो है पहला चार्टर बना था। उसके बाद फिर 1813 में चार्टर बना था। फिर 33 में चार्टर बना था। फिर लास्टली 1853 में। तो इस प्रकार से ये संविधान के विकास क्रम में सब ये अलग अलग अधिनियम है। अब इसी से संबंधित प्रावधान को हमें मैच करना है। अब यहां पर देखिए, इसमें जैसे अब यहां पर क्या है, जैसे कि नियंत्रक परिषद मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो गठन है वो एक्चुअल में जो है जो 1973 के अंतर्गत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गठन किया गया था उनको समाप्त करके जो पीट्स एक्ट, तो पीट्स एक्ट 1784 जो गठित किया था, इसमें दो प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये राजनीतिक मामले को देखता था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, मगर हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जो नियामक अधिनियम के अंतर्गत जिनको लागू किया था उनको समाप्त कर दिया। तो यहां से क्या हो रहा है, दो संस्थाएं एक प्रकार से भारत में शासन कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहां से जो है भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअल में जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस में आ गया, उत्तर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट जिनको नियामक कानून भी कहते हैं, इसमें प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और उसी के अंतर्गत जो है 1973 के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत जो है ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में किया गया, 1774 में कर दिया गया। तो इसका उत्तर क्या है कि इसमें एक आना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश मशीनरियों के भारत में कार्य को करने की अनुमति, इसलिए इंग्लिश मशीनरी मतलब कौन है, जो ईसाई धर्म प्रचारक, उनको जो है भारत में प्रवेश करने, भारत आने और यहाँ पर बसने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दिया गया ब्रिटिश एरा में। किसमें, किस समय, इस 1813 के चार्टर अधिनियम में उनको दिया गया। तो इसमें सी में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब डी में क्या बच गया है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये किसमें था, चार्टर अधिनियम 1833। तो इस प्रकार से में सॉल्व करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद जो है नीचे उत्तर है उसको मैच कर सकते हैं आसानी से ये। तो प्रश्न को हमें इस प्रकार से हल करने होते हैं। देखो इस प्रश्न को उत्तर कैसे दे रखा है, कूट, यहाँ पर कूट दे रखा है। अभी जैसे बताया तो इसमें उत्तर क्या है, एक क्या आएगा इसमें, नियंत्रण परिषद किसमें, 3, तो एक कौन आ गया, 3 वाला आया। 3 मतलब कौन सा है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ से उत्तर निकाला जा सकता है इनका ये। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया तो इनको अब उसमें तो समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं इसमें, अब माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें समझा चुका। तो यहां से क्या है, जैसे कि इसमें नियंत्रक परिषद क्या आएगा, पीट्स एक्ट वाला आ गया। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा, 1 आ गया। तो ईसाई मशीनरी में कौन आ गया, 4 आ गया। और डी में क्या आ गया, 2। इस तरह से तो यहां से उसका उत्तर यहां से मैच कर सकते हैं ये। अब उसके बाद अगला प्रश्न, अब ये जो अगला प्रश्न है इनको ऐसे देखते हैं इनमें। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो प्रश्न विचार करने के लिए क्या है, संविधान के प्रश्न थोड़ा सा लेंदी होता है, ये बात सही है। ठीक है, कभी की स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया तो फिर पहले से डर जाते हैं, मगर वैसा नहीं है। तो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअल में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि हम प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने को कह रहे हैं हमसे, तो बहुत स्वाभाविक है हमें विचार करने की आवश्यकता होगी। भाई थोड़ा सा आराम से पढ़कर है उसको पढ़ना है, सोचना है कि हाँ इनको हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम पहले पढ़े तो पहले, जैसे कि 1919 के मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ठीक है भाई, अब इस बात को अच्छे समझ रहे होंगे कि क्या ब्रिटिश एरा में भारत की सभी महिलाओं को मताधिकार देगा, ये तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं था।
मतलब बहुत स्वाभाविक रूप से प्रधान तो था ही नहीं एक्चुअल में, और ऐसे भी थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी क्या है, गलत होने वाले हैं। इसका मतलब एक जो है ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका मतलब इसमें ए नहीं आने वाला है, और इसमें सी कम से कम नहीं आने वाला है। तो बच गए कौन सा, इसमें बी और डी। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। मैं पहले बता चुका हूं कि पृथक निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है ये 1909 के अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था। 1919 के भारत परिषद अधिनियम में इनको यूरोपियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1935 के अधिनियम में यहां तक महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रख दिया गया। तो वो किसमें, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम एक्ट कहते हैं उसमें। तो विधानमंडल महिलाओं के लिए क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल, ये प्रावधान किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा इसका, बी, केवल 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर भी सेम बातें हैं, थोड़ा सा सोचना है। देखो ऐसे प्रश्न आया, इसका मतलब थोड़ा सा रुक करके सोचना है। ठीक है, प्रश्न इजी होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पूरा पढ़ना है। जैसे पहले क्या कर रहा है कि इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा सही है। अब देखो इसमें सही क्या है, हमें ये देखना है। अब वो देखो 1919 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, 1935 का अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन व्यवस्था, द्वैत शासन का मतलब क्या बताया था मैंने कि जैसे कि अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बताया मैंने यहाँ पर कि द्वैत द्वैत दो लोगों का शासन हो रहा है, द्वैत शासन बताया, इसी को द्वैत शासन कहते हैं ना। मगर यहाँ पर भी सेम क्या है, इस 19 के परिषद अधिनियम में क्या किया गया कि जो विधायी विषय है, जो विधायी विषय है उस विधायी विषय को किसमें, दो भागों में बांट दिया। एक संघ के लिए बांट दिया और एक किसके लिए, राज्यों के लिए बांट दिया। राज्य मतलब उसमें क्या थे, प्रांत थे, उनके लिए बांट दिया। और प्रांतों के विषय को क्या किया गया, फिर से आरक्षित, आरक्षित और साथ में जो है हस्तांतरित, ऐसे विषय में बांट दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्वैत शासन, इसी को कहते हैं द्वैत। मतलब उत्तरदायी एक में है उनके द्वारा भी शासन, और दूसरे में जो उत्तरदायी नहीं है उनके द्वारा भी शासन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द्वैत शासन। तो ये एक्चुअली किसने किया था, 1919 के अधिनियम में शुरुआत किया था। इस अधिनियम को 1921 में लागू किए थे, 1921 में लागू किया गया था। हालांकि द्वैत शासन को आगे चल करके जो है 1935 की जो अधिनियम था, जिनको हमने 1937 में लागू किया था, उससे समाप्त कर दिया। तो इसमें कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, तो इसका मतलब एक तो इसमें बिल्कुल सही आने वाले हैं, इसका मतलब इसमें बी नहीं आने वाले हैं। हमें ऐसे भी सॉल्व करना है ये। ठीक है, देखो यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, देखो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यूरोपियों के लिए मतलब यूरोप से कोई आकर के भारत में अगर बसा हुआ है तो उसके लिए जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। और ये जानते हैं कि अब संविधान में जो है, हमने संविधान में अभी बहुत बाद में संशोधन किया, 102 नंबर या 103 नंबर का संशोधन है, जिसमें हमने एंग्लो इंडियन का प्रावधान था संविधान में लोकसभा में मनोनीत करने का, इधर राज्य की विधानसभा में मनोनीत करने एंग्लो इंडियन को। तो भाई एंग्लो इंडियन को हम क्यों रखें, 200 साल तक गुलाम बना के रखा, उसके बाद में एंग्लो इंडियन को हमें रखने की आवश्यकता क्यों था। इसीलिए जो है अभी लेटेस्ट संविधान में संशोधन करके, मतलब पिछले 4-5 साल पहले जो है संविधान में संशोधन करके हमने उनको एंग्लो इंडियन के प्रावधान थे उनको समाप्त किया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, इनकी शुरुआत कब हुआ था, ये 1919 के भारत परिषद अधिनियम शुरुआत हुआ था। यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरुआत किया था यहाँ पर। बताओ ये क्या है दूसरा स्टेटमेंट, ये भी सही है। तो यहां पर कम से कम अब ये तो नहीं आने वाला है। और यहां पर क्या है, तो 1 और 3 वाला ही विकल्प यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 नहीं। अब यहाँ से हम सीधे उत्तर डी ला सकते हैं। अगर तीसरी स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जो है इनको प्रश्न उत्तर दिया जा सकता है। मगर चूंकि अभी हम सीख रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न, तो हमें तीसरे ऑप्शन को भी देखना है ये। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल के द्वारा विधायी विषयों को संघीय और प्रांतीय सूची में विभाजन किया गया था। देखो ये बिल्कुल सही बात है।
देखो अभी वर्तमान में भारत के संविधान को अगर समझेंगे तो भारत के संविधान में अभी वर्तमान में क्या है, तो संविधान में अभी सीधा संविधान ने क्या किया है, विधायी विषयों को खुद बांटा है। किसने? संविधान ने बांटा है। तो इसमें क्या है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और साथ में समवर्ती भी है। मगर ऐसे विभाजन किसने, क्या राष्ट्रपति ने किया है? नहीं किया है ना। किसने किया है? ये तो संविधान ने किया है। इस संविधान की, इसलिए कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। उस समय कौन किया था? गवर्नर जनरल जो है, उनको अधिकार दिया था कि जो विधायी विषय है उनको संघ और प्रांतों के बीच में विभाजित करे, संघीय और प्रांतीय सूची विभाजन करे। ऐसा शक्ति किसके था? गवर्नर जनरल के पास में। मतलब ये है कि उसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 28वां प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें, संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करो। देखिए संविधान सभा से संबंधित है, और पहले बता दूं मैं कि संविधान सभा गठन जो है 1946 में, 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इनका गठन किया गया था। कुल मिलाकर इसमें 389 सदस्य हुआ करते थे। उसमें कुछ इस तरफ जो ब्रिटिश अधीनस्थ, जो भारत वाले जो ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र थे, हमारे भारत के जो ब्रिटिश जो प्रांत थे, 11 प्रांत थे, वहां के सदस्य उसमें से सदस्य थे। और साथ में कुछ रियासतों से भी सदस्य हुआ करते थे, 93 के आसपास, और 296 प्रांतों से हुआ करते थे। अब उसमें प्रांतों से तो ठीक है, कुछ हद तक जो इसमें जो वयस्क मताधिकार है उसके माध्यम से जो है, विधानसभा के माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उनका, संविधान सभा सदस्यों का। मगर रियासतों से जो है, देशी राजा के जो प्रमुख थे, उनके राज्य के प्रमुख थे, उनके द्वारा मनोनयन किया गया था। अब मगर जानते हैं कि इस भारत का विभाजन जब हुआ तो संविधान सभा का विभाजन हो गया। और उसके बाद जो संविधान सभा के जो सदस्य बने, उसमें भारत में कुल मिलाकर के 299 सदस्य बचे हमारे पास में। तो उसी के बारे में बात पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या है, संविधान सभा के संबंधित भी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पूर्णतः वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई पूर्णतः वयस्क मताधिकार वाला नहीं था। इसमें तो जो है, जो प्रांत थे, 11 प्रांतों से, 11 प्रांतों की विधानमंडल में सदस्य चुने थे उनके द्वारा, तो वो एक प्रकार से था, तो ठीक उनको कह भी सकते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जो है, अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था, ये कह सकते हैं आप। तो एक प्रकार से क्या है, वो अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। संविधान सभा के सभा, जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, जैसे लगभग उसी प्रकार से चुने गए थे। जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, वैसा ही चुना गया था एक प्रकार से देखा जाए तो। वो उसमें जैसे कि संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य सुनते हैं, उस प्रकार से नहीं चुना गया था। तो एक प्रकार से क्या है, तो ये इसमें पूर्णतः वयस्क मताधिकार की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रियासतों के जो है प्रमुख, रियासतों के प्रमुख के द्वारा मनोनयन किया गया था रियासती क्षेत्र से। तो वो तो एक प्रकार से नॉमिनेशन हो गया ना, मनोनयन हो गया। तो सभी सदस्य कहाँ निर्वाचित हुए? तो ये पहले स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है ये। इसका मतलब इसमें ए नंबर नहीं आने वाला है। पूछा क्या है, सही क्या है पूछा है ना, इसमें सी नंबर भी नहीं आने वाला है और डी भी नहीं आने वाला है। तो अब बचता क्या है, बी। अब बाकी दो स्टेटमेंट अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी आराम से इनको बनाया जा सकता है। उत्तर क्या होगा हमारा, सी होगा। तो इस उत्तर क्या होगा हमारा, बी होगा। फिर भी इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासत के प्रतिनिधि शामिल थे, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसी में जो प्रांत में से 296 मेंबर थे और रियासत से कितना, 93 मेंबर, कुल मिलाकर 389 मेंबर थे इनमें। ये संविधान सभा में कुल, संविधान सभा 8 मुख्य समिति और 13 छोटी समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस समितियों के माध्यम से ही काम किया था। तो इसमें कम से कम जो है, जो 8 मुख्य समिति है, उनके अध्यक्ष बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए, बिल्कुल रट्टे मार लीजिए इनको। प्रारूप समिति जैसे बताया मैंने, या उसमें 1947 में 29 अगस्त को प्रारूप समिति गठन किया गया था। उसमें कुल 7 मेंबर थे, डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति था उसमें, और प्रांतीय समिति था, कई समिति अलग अलग, मूल अधिकार से संबंधित समिति इनमें से। तो वो सब निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार बने हुए हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए, बिल्कुल रट्टे मान लीजिए इनको वो, ठीक है। वहां से कोई प्रश्न, एक प्रश्न भी पूछे तो धोखे से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हल्के प्रश्न है, हर कोई बनाएंगे। तो ये प्रश्न तो सरल प्रश्न आपसे बनने ही चाहिए ना। और सरल प्रश्न में अगर गलती करेंगे तो फिर कैसा चलेगा, एग्जाम कैसे निकलेंगे वैसे में फिर ये। तो सरल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कठिन प्रश्न गलत होते हैं तो ठीक, समझ में आता है, मगर सरल प्रश्न क्यों गलत होना?
भाई को उनको बहुत आसानी से पहले से बना सकते हैं ना, मगर सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, बाई मिस्टेक हो जाते हैं, गलती से गलती हो जाती, गलती से गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो उनको ध्यानपूर्वक करना। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा हमारा? बी। अब उसमें जो है अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा लंबा प्रश्न है, इनको भी थोड़ा सा मैं जो है छोटा कर देता हूं मैं, और इसको ठीक है आगे मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कम डिस्टेंस लेकर के इनको थोड़ा सा मैनेज कर ले। इसमें जैसे कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये एक प्रकार से क्या है, संविधान के स्रोत से संबंधित है ये। अब संविधान के स्रोत का मतलब क्या है, जैसे कि भारत के संविधान जो हमने है, तो जैसे मैंने मूल अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली है, हमने अमेरिका से लिए है। विधि के शासन की प्रेरणा कहाँ से लिए है, हमने ब्रिटेन से लिए हैं। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से, कनाडा से लिए हैं। तो इस प्रकार से प्रावधान, तो ये एक्चुअल में क्या है, तो उसी की बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर मैच करने की बात कह रहे हैं, जैसे कि विधि का शासन, ये कहाँ से लिए हमने, इंग्लैंड से लिए, तो ऐसा मैच कर देंगे। अब ए में कौन आने वाला है, 2 नंबर आने वाला है। अब ए में कौन आने वाला, 2 नंबर, देखिए यहाँ पर तो डी और बी में यहाँ पर 2 नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब सी नहीं आने वाला है, ए नहीं आने वाला है, मतलब 50-50% में पहुंच गए। इसका मतलब इस प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है। देखो एक विकल्प को बस जानने से जो है यहां पर मैंने 2 ऑप्शन को हटा दिया है, अब बचा कितना है, डी। देखो हल करने के कई तरीके हैं, उनमें से यहां भी एक तरीका है, ऐसे भी चीजों को हल किया जा सकता है। इनको थोड़ा सा मैं और लॉजिकली थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूं इनको मैं ऐसे, अब इसमें थोड़ा सा समझ में आएगा ज्यादा स्पष्ट रूप से। तो पहले में क्या हो गया, तो पहले वाले में मैंने विधि का शासन कहां से लिए हमने, ये इंग्लैंड वाला आ गया। तो इसीलिए मैंने क्या बताया इसमें कि इसमें ए में 2 नंबर आने वाले हैं, मतलब ए हटा दिया और डी, नहीं इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो ए में क्या आने वाले हैं, 2 नंबर आने वाले हैं, तो ए में तो 1 नहीं आने वाला है, ये इनको हटा दिए। 3 भी नहीं आने वाला है, सी हटा दिए। अब बचा क्या है, बी और डी। अभी दोनों में से एक आने हैं ना। अब देखो एक विकल्प और देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखो इसमें ऐसे कि आपको जो याद है उसी को देखिए बस। जैसे कि अगर बस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे अनुच्छेद 21 बताया था मैंने, अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करवा सकता है, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसको हमने जापान के संविधान से प्रेरित है, जापान के संविधान में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया लिखा गया है। इसका मतलब ये कि बी में क्या है, इसमें 2 है, तो क्या है, बी में क्या आएगा, इसका इसका है जापान। अब इस बी में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए बी में क्या आने वाला है, 3 नंबर कहां पर देखा, देखो इसमें यहां भी आ सकता था, मगर यहां पर बी गलत हो जाएगा। अब उत्तर क्या हो गया हमारा, डी। तो यहां से बहुत समान आप मैच कर सकते हैं, उत्तर क्या होगा, डी होगा। देखो अब 2 नहीं भी जानते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये ज्यादा आसान होते हैं। वन लाइनर में तो ऐसा है कि जानते हैं तो तब ठीक है, और नहीं तो ऐसी भी कुछ नहीं है। मगर यहाँ तो संभावना बनती है कि थोड़ा भी फैक्ट यहाँ वहां दिमाग से कभी दिमाग का विश्लेषण करके अगर निकाल दिए तो कुछ सोच भी सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है इनको थोड़ा सा बस ध्यान से इसको करने की होती है, ये ध्यान से थोड़ा सा अगर सवाल इनको ध्यान से थोड़ा सा मैनेज करें तो मैनेज हो जाता है। देखो अब यहाँ अगर मान लो ये बाकी 2 विकल्प और भी दे रखे हैं, अगर वो नहीं भी पता चलता है आपको तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, बनाया जा सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे किसमें क्या है कि सी ऑप्शन, जैसे कि तो सी ऑप्शन में क्या है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना। देखो ये अनुच्छेद, ये प्रावधान बहुत पूरे साल भर सुर्खियों में रहा है। तमिलनाडु में एक मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुआ था, जानते हैं उसमें 3 महीने का समय दे दिया गया था। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले जो है फाइनल निर्णय आया उनका कि ऐसा कोई निर्णय 3 महीने के अंदर राज्यपाल और राष्ट्रपति की बॉन्डिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर हाँ, विधेयकों पर उनको लेकर के बैठना नहीं भी चाहिए, यहां भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो ये जो है एक्चुअल में ये विधेयक को सुरक्षित रखने वाला प्रावधान एक्चुअल में संविधान के अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 200 में इस तरह के प्रावधान है कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल, और ऐसी हमने प्रावधान एक्चुअल में कनाडा के लिया हुआ है ये। तो इसमें क्या आना चाहिए, 6 में क्या आना, सी में क्या आना चाहिए, सी में क्या आना चाहिए 4। तो कोई आ रहा है समवर्ती सूची, ये तो हमने कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए। उत्तर क्या आ गया हमारा, डी। तो हमें इस तरह से प्रश्न को हल करना होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कम प्रश्न लिया हुआ है। अब इसमें अगला जो लेक्चर होगा इस मेरे, उसमें भी मैंने और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें प्रश्न रखे हुए हैं इसमें, जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न और, चलो मैं यही से बहुत सरल शब्द प्रश्न है छोटा सा, उनको भी कवर कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या दे रखा है, ये उद्देशिका से संबंधित है। ठीक है, और उद्देशिका में क्या पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब हमारा उद्देशिका की बात कर रहे हैं ये।
में निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द जोड़े गए। देखो ये पूरे बहुत सरल तरीके से दिमाग में रखना है कि संविधान की उद्देशिका, ये संविधान का उद्देश्य बताता है, ये भारत का स्वरूप बताता है, भारत की प्रकृति ये बताता है, ये भारत की जो है, ये भारत का लक्ष्य बताता है, भारत को करना क्या है ये। ठीक है, साथ में इसी में क्या है, वो लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसकी रणनीति भी है, प्राप्त करने की रणनीति भी है इसी में। यही बताता है कि भारत के संविधान को बनाने की शक्ति कहां से मिली है, मतलब संविधान को बनाने की शक्ति कहां से मिली है। तो इसी में कहते हैं हम भारत के लोग, इसी में कहते हैं हम भारत के लोगों ने जो है संविधान सभा को शक्ति दिया था। और इसी के साथ साथ उद्देश्य का हमें यही बताता है कि हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, तो वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया हमने, 49 को अंगीकृत किया है, ये भी बताता है हमें ये। ठीक है, अब उसमें इसी में बताया मैंने संविधान के जो उद्देश्य भारत की प्रकृति, तो भारत के मूल संविधान में प्रकृति क्या था हमारा, कि हम भारत को क्या बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, हम भारत को क्या बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे भारत को, गणराज्य। ये मूल संविधान में था। मगर जो है बाद में संविधान में 42वें संविधान जब किया, संशोधन किया गया, तो इसमें हमने कुछ शब्द और जोड़े। और ऐसी भी संविधान है कि उद्देशिका में हमने अब तक केवल एक ही बार संशोधन किए हैं, संविधान की उद्देशिका में अब तक हमने केवल एक बार संशोधन किए हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जिनको हमने 3 जनवरी 1977 को लागू किया है। अब इसमें क्या क्या जोड़े हैं ये पूछ रहे हैं हमसे। समाजवादी शब्द हमने जोड़े हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पूंजीवादी शब्द ये तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास संविधान में। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े हैं हमने, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गणराज्य पहले से मौजूद था हमारे पास में, तो इनको जोड़े नहीं है हमने। मगर इसमें तीसरा शब्द भी एक और था, तीसरा शब्द था उसमें अखंडता, अखंडता, तो ये शब्द भी हमने इसमें जोड़े हैं। तो क्या क्या जोड़े हमने, समाजवादी जोड़े, पूंजीवादी जोड़े और अखंडता। अखंडता मतलब क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसकी बात कह रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में, अब यहाँ पर 3 विकल्प दे रखे हैं, अब उसमें 4 विकल्प है, और 4 विकल्प में क्या है, तो यह पूंजीवाद वाला बात ही नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा, 1 3 गणराज्य पहले। तो उत्तर क्या आना चाहिए हमारे पास में, देखो ए में तो वहां पर 1 2 दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, 1 3 दे रखा है, उत्तर क्या होगा हमारा बी। देखो हल करने का प्रश्न को ऐसा भी तरीका हो सकता है ये। तो ये हो गया हमारा, आज मैंने इसमें बहुत सारे प्रश्न ले रखे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रश्न भी है इसमें, मल्टी ऑब्जेक्टिव वाला है। तो फिर अब यहाँ तक हम उसको करेंगे, इसके बाकी जो प्रश्न है इसमें उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग सेगमेंट में लेक्चर पूरे संविधान को लगातार मैं करते चले जाऊंगा 1 बाय 1 करके ये। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके संविधान के भाग 1 है, भाग 2 है, और वहां से लेकर भाग 22 तक। और अभी वर्तमान में 2022 में जो बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान जो सुर्खियों में रहे हैं, उनको भी साथ में कवर करेंगे, उसको भी प्रश्न के टाइप में, और साथ में उसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो यहाँ वहां से जो आए हैं उनको भी साथ में कवर करते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया आज सेकंड लेक्चर हमारा संविधान के जो है एक संभावित प्रश्न के रूप में। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें भी जो है यहीं से जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रावधान है, भाग 1 के, भाग 2 के प्रावधान है, उसके बाद फिर हम भाग 3 और भाग 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, साथ में जो है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो है और भी किस प्रकार से अगर लेक्चर आप किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के या फिर इसमें और कुछ बदलाव को लेकर के एडवाइस करना चाहे तो आप वहां भी कर सकते हैं। यहाँ होगा आज का लेक्चर। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।